पार्टी में किसी ने मेरी शैंपेन में नशा मिला दिया। मैं लड़खड़ाते हुए अपनी मंगेतर को ढूंढने गया, लेकिन स्टडी रूम के पास मैंने किसी का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। वो मेरी मंगेतर की सख्त मिजाज चाची थीं, फू शुइंग। मैं हमेशा उस घमंडी हसीना से डरता था। वो लड़का कहाँ है? मिस बुई ने कहा था कि वो दूसरी मंजिल पर है। अगर आज उसे म्यांमार की गाड़ी में नहीं भेजा तो हम दोनों की खैर नहीं। बाहर दो मर्दों की आवाजें आईं और उसने तुरंत दरवाजा लॉक कर दिया। वो लड़का पक्का अंदर ही है। ओए लड़के, दरवाजा खोल। नशे की वजह से मेरा शरीर जवाब दे गया। आंखें धुंधला गईं और मैं जमीन पर गिर पड़ा। आज तो मैं गया। अनाथालय में 18 साल तक संघर्ष किया। मुश्किल से कॉलेज में दाखिला मिला, फिर असली माता पिता मिले। अभी सुकून के कुछ दिन ही बीते थे। क्या सब खत्म हो जाएगा? मरना चाहते हो? बाहर अचानक सन्नाटा छा गया। बस डर भरी फुसफुसाहट सुनाई दी। ये तो वही बेरहम फू शुइंग है। भागो यहाँ से। मैंने चैन की सांस ली, पर शरीर की तपिश बढ़ती गई। होश खोने लगा था। मैं जैसे तैसे उठकर खड़ा हुआ, लड़खड़ाते हुए दरवाजे पर खड़ी उस नाजुक सी आकृति की ओर बढ़ा। मैंने झट से उस औरत को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे चूमने लगा। मैं उसे पूरी तरह खुद में समेट लेना चाहता था। जब तक खून का स्वाद नहीं आया, तब तक मुझे होश नहीं आया। फू शुइंग, तुम बहुत सेक्सी हो। जियांग चैन, तुम्हें पता है तुम किसे चूम रहे हो? नशे ने मेरी सारी समझ खत्म कर दी थी। मैंने उसके कान में धीरे से कहा, पता है। ये औरत जिसे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह वो मेरे साथ उलझेगी। मैंने उसके होठों को चूमा और धीमी आवाज में बार बार उसका नाम पुकारा, शुई, फू शुई। जब मुझे होश आया तो मैंने फू शुइंग को कसकर पकड़ा हुआ था। जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या किया तो मैं कांपने लगा। अब कुछ नहीं बदला जा सकता था। उसकी ठंडी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। रिलैक्स करो बेबी। नहीं, मुझसे गलती हो गई। नटखट लड़के, सब कुछ पा लिया और अब अनजान बन रहे हो? उसने अपनी उंगली मेरे होठों पर रखी और मुझे चुप रहने का इशारा किया। कोई आ रहा है। चाबी कहाँ है? जियांग चैंग जरूर अंदर है, किसी औरत के साथ। मेरा दिल धड़कने लगा और मैंने घबराहट में मुट्ठियां भींच लीं। वो मेरी मंगेतर है। फू शुइंग का खूबसूरत चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। मंगेतर? वाकई किसी औरत के साथ था। वो ऐसा कैसे कर सकता है? गुई ने जब मेरी बाहों में फू शुइंग को देखा तो वो दंग रह गई। उसने झटके से जियांग यीबाई को पीछे खींचा। फू शुइंग की आंखों में तंज और बढ़ गया। वरना तुम्हें क्या लगा? कौन है? जियांग चेन। वो ऐसा इंसान नहीं है जो शादी से पहले ऐसा करे। दीदी, क्या आप पक्का है कि जियांग चेन गिर जाएगा? अगर नहीं गिरा तो क्या होगा? वो चाहे जितना सह लेफ्टिनेंट, पर तुम्हारी तरह नहीं। क्या आपके आदमी भरोसेमंद है? अगर उसे नहीं पकड़ पाए तो? डरो मत, मैंने एक बूढ़ी औरत को भी तैयार रखा है। अगर वो दोनों नाकाम रहे तो मेरे पास बैकअप प्लान है। जब वो कुछ गलत करेगा तब मैं लोगों को लेकर जाऊंगी, ताकि सब देख सकें कि वो असल में कैसा इंसान है। दीदी, आपने मुझसे शादी का वादा किया था, सिर्फ इसलिए कि मैं जियांग परिवार का नहीं हूँ। आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगी? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतने काबिल हो, मैं तुम्हें किसी और को कैसे दे सकती हूँ? मेरी मौजूदा हालत सोचकर हमेशा शांत रहने वाला वो घबरा गया और तुरंत बाहर भागा, मुख्य भवन में मुझे ढूंढने के लिए। जब पहली बार उसे देखा उस नाशपाती के पेड़ के नीचे, सब कुछ कितना खूबसूरत था और ये सब चैंग पर बिल्कुल जचता था। फू शुइंग नहीं जानती उसने कितनी देर देखा। जब तक असिस्टेंट ने उसे नहीं बुलाया तब वो काम के लिए स्टडी रूम में गई। पर जब उसे याद आया कि चैंग उसकी बदकिस्मत भतीजी का मंगेतर है तो पेन पकड़े उसके हाथ कस गए। फू यी, क्या वो इसके लायक है? एक अजीब सा ख्याल उसके मन में जोर से आया। चैंग के साथ शादी करने वाली मैं क्यों नहीं हो सकती? फू शुइंग ने काफी देर तक ढूंढा। आखिरकार दूसरी मंजिल के कॉरिडोर में उसने मुझे दीवार का सहारा लेकर चलते देखा। इससे पहले कि मैं आगे निकलती उसने दरवाजा खोलकर मुझे अंदर खींच लिया। सच में? इसे तो डराकर दवा दी गई है। फू यी जैसी बेकार लड़की फू परिवार का हिस्सा होने के लायक नहीं है। तभी फू यी और जियांग यीबाई जमीन पर घुटनों के बल थे। फू यी डर से कांप रही थी, पर यह सोचकर कि उसने सीसीटीवी हटा दिया है, उसने चैन की सांस ली। जियांग यीबाई मुझे घूर रहा था। बाहर खड़े मेहमान तमाशा देखने आए थे। मुख्य किरदार फू शुइंग को देख सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। बूढ़े फू अपनी छड़ी टेकते हुए तेजी से आए और कमरे का नजारा देखते ही उनकी शांत आंखों में हैरानी छा गई। शुइंग, वो छोटी बेटी जिसे मर्दों से नफरत थी, इस वक्त जियांग चैंग की बाहों में थी। फू युआनक्सिंग को लगा कि उनकी नजर कमजोर हो गई है। उन्होंने जोर से अपनी आंखें मली। तभी छोटी बेटी फू शुइंग ने उनकी ओर हल्का सा सिर हिलाया। पापा।
फू युआनक्सिंग कई उलझनों में पड़ गए। समझ नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दें। एक तरफ बेटी के बदलने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ पोती के मंगेतर के साथ होने की शर्मिंदगी। ऊपर से इतने सारे मेहमानों के सामने ये सब। खबर मिलते ही जियांग के माता पिता आए। उन्हें लगा बेटा किसी मामूली औरत के चक्कर में है, और उसे सबके सामने पीटने आए थे। बदतमीज लड़के। पर औरत का चेहरा देखते ही दोनों के चेहरे के भाव बदल गए। अंदर ही अंदर वे बेहद खुश थे। जियांग पिता ने उलझन भरे अंदाज में जियांग चैंग की बाहों में मौजूद फू शुइंग को देखा। मिस फू। शुइंग उन्हें नजरअंदाज करना चाहती थी, पर यह सोचकर कि वो उसके पिता के दोस्त हैं, उसने धीरे से जवाब दिया। शुइंग का जवाब सुनकर जियांग पिता हैरान रह गए। उसने सच में जवाब दिया। जब जियांग पिता इस रिश्ते का फायदा उठाने की सोच रहे थे, तभी घुटनों पर बैठी फू यी चिल्ला उठी। पक्का जियांग चैंग ने बुआ को फंसाया है। बुआ, आप भी इसके झांसे में आ गईं? मैंने अपने गुस्से को दबाया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। फू यी नाम की यह औरत मेरे इनकार के बाद से मुझसे नफरत करती है। तुम नीच इंसान। पर फू और जियांग परिवार का 10 साल पुराना बिजनेस था। अब सगाई टूटने का मतलब क्या जियांग परिवार से रिश्ता खत्म करना है? तो मेरे शेयर्स का क्या होगा? अरबों रुपयों का सवाल है। वैसे ये लड़का काफी सीधा लग रहा है। मंगेतर की छोटी बहन को कैसे फुसला सकते हैं? जैसे ही जियांग फू ने सुना कि फू यी रिश्ता तोड़ना चाहती है, वो घबरा गया। बड़े साहब, रिश्ता नहीं तोड़ा जा सकता। दक्षिण पूर्व एशिया के कारोबार में जियांग परिवार का हिस्सा छोटा है, पर इन 10 सालों में मैंने दोनों परिवारों के सहयोग के लिए जी जान लगा दी। दिन रात दक्षिण पूर्व एशिया में लगा रहा, यहाँ तक कि बेटे के जन्म पर भी ध्यान नहीं दिया। फू यी बचपन से लाड़ प्यार में पली थी और उसने शराब भी पी थी, इसलिए उसने जियांग फू जैसे बड़े का सम्मान नहीं किया। फू बड़े साहब ने अपनी छड़ी पकड़े हाथ को धीरे से हिलाया। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। तुम्हारी बेटी। फू युआनशिंग ने अपनी छड़ी जोर से फू यी की पीठ पर मारी। फू यी चोट की वजह से जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपने दांत भींच लिए और दर्द को अंदर ही दबा लिया ताकि एक आवाज भी न निकले। पूरे कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। बचपन में डायरेक्टर मुझे कोने में ले जाकर गालियां देते थे, तभी से बाकी बच्चे मुझे और ज्यादा सताने लगे। ये सोचकर मेरा जी घबराने लगा। मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ, पर मैंने खुद को रोका और होंठ कस लिए। तभी जब फू युआनशिंग हिचकिचा रहे थे। जियांग चेन, मेरा परिवार। हमेशा शांत रहने वाले फू युआनशिंग दंग रह गए। तुम क्या कह रहे हो? फू शुइंग ने मेरी उंगली थाम ली। मैंने कहा, जियांग चेन, मेरा परिवार। सब लोग शोर मचाने लगे। फू युआनशिंग ने अपना चेहरा सख्त किया और अपने अंदर की घबराहट को दबाया। ठीक है, अब से फू और जियांग परिवारों का रिश्ता बरकरार रहेगा, लेकिन जियांग चेन अब फू शुइंग का मंगेतर होगा। ये सुनते ही जियांग के चेहरे पर चमक आ गई और वो फू साहब के आगे झुकने लगा। बहुत बढ़िया। लगा था कि बेटा फू परिवार से रिजेक्ट हो जाएगा। सोच रहा था कि अब किसे खड़ा करूं, पर बिजनेस की दिग्गज फू शुइंग ने खुद जियांग चेन से शादी करने को कहा। ये तो किस्मत खुल गई। खामोश मैं अचानक बोल पड़ा, ये ठीक नहीं होगा। फू शुइंग की नजरें ठंडी हो गईं। उसने मेरी तरफ देखा। क्यों? मैं पसंद नहीं हूं? नहीं, मुझे बस लगा। अचानक मंगेतर बदलना अजीब लग रहा है। मैं कह नहीं सका कि मैं उससे डरता हूं। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। जिंदगी के पहले 20 साल मैंने डर में गुजारे हैं। अब बस किसी साधारण इंसान के साथ सुकून से जीना चाहता हूं। शुइंग का रसूख बहुत ज्यादा है। मैं उसे झेल नहीं पाऊंगा और न ही चाहता हूं। वो औरत शायद नाराज हो गई थी। उसने मेरी कमर पर चुटकी काटी। मैंने अनजाने में उसकी ओर देखा, पर उसकी ठंडी आंखों को देख मेरी गर्दन अकड़ गई। ये सिर्फ डर नहीं था, बल्कि अपनी बदकिस्मत जिंदगी का दुख था। मैं अब इस तनाव में नहीं रहना चाहता। अब और ऐसे डर डर कर नहीं जीना। मेरी उदासी देख शुइंग को अजीब सी चिड़चिड़ाहट हुई। उसने कपड़े उठाए और मेरी तरफ फेंके और मुझे खींचकर कमरे से बाहर ले गई। वो मुझे खींचते हुए लिफ्ट तक ले गई और सीधा 12वीं मंजिल दबाई। मेन बिल्डिंग की 12वीं मंजिल उसका कमरा था। मेरी आवाज कांपने लगी। क्या तुम? मेरी बात सुनकर शुइंग के दिल में एक टीस उठी। वो करीब आई। उसने अपना नरम हाथ मेरे कान पर रखा। उसकी आंखों में नमी छा गई। पलकें हल्की लाल हो गईं, जैसे कोई तार छेड़ा हो। पंजों पर खड़ी होकर, पूरी उम्र साथ रहेंगे। 20 साल जी लिया। पहली बार किसी ने प्यार जताया। क्या वो सच कह रहा है?
या फिर ये सब दो परिवारों के बिजनेस के लिए है? मुझे डर है कि दूसरा ही सच है। कहते हैं जज्बात में कई बातें भरोसेमंद नहीं होती। मेरी नजरें झुक गईं। पता नहीं अचानक कहां से हिम्मत आई और मैंने उसके कंधे पर जोर से काट लिया। फू शुइंग धीरे से करहाया। तभी लिफ्ट खुल गई। उसकी खूबसूरत आंखों में मुस्कान थी। मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे बाहर ले गया। 12वीं मंजिल काफी बड़ी थी। सामने एक खुला हुआ लिविंग रूम था। बड़ी कांच की खिड़कियों के बाहर शहर की रोशनियां धुंधली दिख रही थीं। चांदनी की रोशनी में उसने मुझे खिड़की के पास खींचा। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया। मैं उसकी छुअन महसूस कर सकता था। नीचे देखा तो बिल्डिंग के बाहर कुछ मेहमान बातें कर रहे थे। पता नहीं वो हमें देख पा रहे थे या नहीं, पर जिस तरह हम खड़े थे वो बहुत ज्यादा करीब था। फू शुइंग ने बाहर की इमारतों की ओर इशारा किया और धीरे से कहा, ये पूरी दुनिया तुम्हारी है। मुझे कोई खुशी नहीं हुई, बस डर लगा। मुझे लगा जैसे मेरी आजादी कोई बेरहमी से छीन रहा है। मुझे ये दखलंदाजी नफरत थी। बड़ी मुश्किल से अनाथालय छोड़ा था, बड़ी मुश्किल से कॉलेज पहुंचा था, तब जाकर आम जिंदगी मिली। वो इसे जबरदस्ती कैसे छीन सकता है? मैंने आंखें बंद की और दृढ़ता से कहा, मैं जियांग परिवार का बेटा नहीं बनूंगा। फू शुइंग की ठंडी नजरें, आंखें फटी रह गईं। दिल में गुस्सा भर आया। अचैंग की उस बात का मतलब था कि वो जियांग परिवार का बेटा नहीं बनेगा और न ही मुझसे शादी करेगा। फू शुइंग ने गुस्से में सांस ली। अपने गुस्से को दबाते हुए, फिर से कहो। मैंने थूक निकला। वो हिम्मत अब जा चुकी थी और डर फिर से लौट आया, पर मैंने मुश्किल से कहा, मैं राजी नहीं हूँ। ये शब्द किसी खंजर की तरह सीधे उसके दिल में उतरे। उसे समझ नहीं आया कि इतना दर्द क्यों है। आखिर वो सिर्फ एक मर्द ही तो है। पर उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वो जानती थी कि अगर आज मुझे जाने दिया तो फिर पाना मुश्किल होगा। उसने मेरी गहरी काली आंखों में देखा और मुस्कुराई। अफसोस, खून का रिश्ता नहीं टूटता। जब खुदा ने हमें मिलाया है तो जियांगचेन, तुम मेरे ही साथी बनोगे, हमेशा के लिए साथ रहेंगे। उसने पंजे पर खड़े होकर मुझे चूमा। मैंने घबराकर चेहरा मोड़ लिया। उसने सजा के तौर पर मेरे कान को काटा। मैं अनजाने में कराह उठा। जब उसे याद आया कि पहली बार मैं खुद को कैसे दिलासा दे रहा था, उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने मेरा चेहरा घुमाया और मुझे गहराई से चूमा। मेरी जिंदगी शायद जन्म के पल से ही गलत दिशा में थी और आज तो हद ही हो गई। सबसे शर्मनाक बात यह थी कि अंदर से तड़पने के बावजूद मेरा शरीर खुश था। मुझे पता था कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ, पर कभी सोचा नहीं था कि मुझे मजबूर किया जाना पसंद है। मुझे लगता है बचपन में अनाथालय के जुल्मों ने मेरी सोच ऐसी बना दी। मैं अब बिस्तर पर लेटा था। बाथरूम में फू शुइंग के नहाने की आवाज आई। मैंने सोचा कि वो शावर के नीचे कैसी दिख रही होगी। मेरे कान गर्म होने लगे। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। पास जाना? नहीं, वो फू शुइंग है। वो बहुत ताकतवर है। अगर मैं उसके साथ रहा तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से ये सुकून पाया है। मैं इसे खोना नहीं चाहता। मैंने जमीन पर गिरे कपड़े उठाए और जल्दी से पहन लिए। ठंडे मार्बल फर्श पर नंगे पैर लिफ्ट की तरफ बढ़ा। जैसे ही बटन दबाया, पीछे से फू शुइंग की आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? मजा आया ना? थकान नहीं हुई? अचानक मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं लिफ्ट के पास जम गया। उसके कदमों की आहट आई। वो करीब आ रही थी। उसने पीछे से मुझे गले लगाया और अपना सिर मेरी पीठ पर टिका दिया। शॉवर जेल की हल्की खुशबू मेरी नाक तक आई। बहुत अच्छी थी। मैं सिहर उठा। वो मेरे सामने आ खड़ी हुई। मेरी घबराहट को देखते हुए उसका मन मुझे चूमने का हुआ। उसके बालों से पानी टपक रहा था। मैं उसके खूबसूरत चेहरे को देखता रहा और थूक निकला। दिमाग में फिर वही ख्याल आए और मेरा चेहरा लाल हो गया। वो मुस्कुराई और झुकी और मेरा हाथ पकड़ लिया। अब तुम क्या चाहती हो? उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। तुम्हें क्या लगता है? ये कहकर वो मुझे बाथरूम ले गई। बाथरूम में भाप छाई थी। उसने मार्बल काउंटर पर तौलिया बिछाया और मुझे बैठने का इशारा किया। मैं दंग रह गया। आंखों में सावधानी थी, कुछ गड़बड़ मत करना। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे को छुआ और हल्का सा धक्का दिया। मैंने पहले ही देख लिया था कि उसकी कॉलर बोन के नीचे गोली का निशान है। इस औरत ने मौत को करीब से देखा है। ये कोई मामूली इंसान नहीं है। मेरा डर और बढ़ गया और मैं चुपचाप खड़ा रहा। मुझे खोया हुआ देख उसने धीरे से मेरी कमर को छुआ। मैंने एक गहरी सांस ली और उसे घूरने लगा। अनजाने में होंठ भी भींचे। उसने हाथ बढ़ाकर मेरी ठुड्डी पकड़ी और उसे थोड़ा ऊपर उठाया। मेरी तरफ देखते हुए वो धीरे से हंसी। वाकई तुम जल्दी घबरा जाते हो। उसकी नजरें झुकी थीं और ऊपर देखते वक्त उनमें शरारत थी। क्या मेरी मदद करोगे? मैं 20 साल का जवान मर्द था, तो उसका मतलब समझ गया। नहीं, हमारी शादी नहीं हुई है। ओह, जब मैं तुम्हें राजी कर लूंगी
तब तुम खुद हाँ कहोगे। तुम्हें तमीज नहीं है। बाहर तो सब कहते हैं कि फुशु बहुत रूखा और ठंडा है, इतना चंचल कैसे हो सकते हो। मैंने होंठ भींचे और एक पल के लिए नजरें झुकाईं। वो यादें सोचकर मुझे शर्म आई। आवाज धीमी थी पर स्थिर थी। मैंने कहा, मुझे नहीं करना। मेरा ये सख्त अंदाज उसे पसंद आया। वो एक कदम आगे बढ़ी और मेरे होठों को चूम लिया। शायद बहुत ज्यादा तनाव की वजह से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। होश धुंधला होने लगा। मेरा शरीर उसकी ओर झुक गया। उसने तुरंत मुझे संभाल लिया। मेरा चेहरा उसके सीने के निशान से लगा था और मैं बेहोश हो गया। उसने नीचे मेरी ओर देखा, मेरे बालों के करीब आया और फिर मेरे माथे को चूम लिया, मेरी नींद भरी आंखों को देखते हुए। उसकी आंखों में प्यार और जुनून था। उसने मुझे धीरे से संभाला और बड़े प्यार से साफ किया। सफाई करते हुए वो अचानक खुद पर हंसा, जो हमेशा इतना रूखा और अलग रहा। वो किसी के लिए इतना सब्र दिखा रहा था। अचेंग के साथ पूरी जिंदगी बिताने की चाह और भी गहरी हो गई। चाहे अचेंग राजी हो या न हो, मैं उसे पाकर रहूंगा, चाहे तरीका जबरदस्ती ही क्यों न हो। मुझे बदनामी की कोई परवाह नहीं। कम से कम मुझे जो चाहिए वो शुरू से सिर्फ अचेंग ही था। चौथे दिन की सुबह खिड़की से धूप कमरे में आ रही थी। मैंने अपनी आंखें खोली और नीचे देखा तो शू शिंग की नम आंखें मुझे देख रही थीं। मेरा दिल थोड़ा धड़का। जब मैं उठने लगा तब मुझे एहसास हुआ कि उसका हाथ मेरे हाथ को धीरे से पकड़े हुए था। वो मेरे बिल्कुल करीब थी। पकड़ ज्यादा मजबूत नहीं थी, पर मैं अनजाने में रुक गया। कल रात मैं सो नहीं पाया, पर तुम तो बड़े मजे से सोई। बाहर बिजली कड़क रही थी, पर तुम्हारी नींद नहीं खुली। मैंने अपना चेहरा थोड़ा घुमाया, उसकी नजरों से बचने के लिए। मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। तैयार हो जाओ, अभी हम सिविल अफेयर्स ऑफिस चलेंगे। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मेरी आवाज में हैरानी थी। सिविल अफेयर्स ऑफिस? वहां क्यों जाना है? उसने मेरा गाल धीरे से दबाया। जाहिर है, मैरिज सर्टिफिकेट के लिए। मैरिज सर्टिफिकेट? मैं चौंक गया और उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। मेरी आवाज दृढ़ थी। नहीं। उसकी नरम और मोहक आंखें अचानक ठंडी हो गईं। मेरी सांसें थम गईं। मेरी शादी की उम्र अभी नहीं हुई है। क्या? आईडी कार्ड लाओ, मुझे देखने दो। आईडी मेरे बैग में है। और वो बैग, कल रात उसे रास्ते का कांटा लगा और उसने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था। सच में, मैं इस विंटर सोल्स्टिस पर ही 23 की होंगी। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में निराशा और झुंझलाहट थी। ठीक है, तो फिर इस विंटर सोल्स्टिस तक रुको। जैसे ही वो दिन आएगा हम रजिस्टर करेंगे। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने घबराते हुए सिर हिलाया और अपनी नजरें नीचे कर लीं। मन ही मन मैं हिसाब लगा रही थी। अभी तो सिर्फ सितंबर है। विंटर सोल्स्टिस में अभी 3 महीने हैं। कहते हैं कि किसी का जुनून 3 महीने से ज्यादा नहीं टिकता। शायद 3 महीने बाद वो बोर हो जाएगा और मुझसे शादी नहीं करना चाहेगा। ये सोचकर मेरा तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। मेरा ये रिलैक्स चेहरा देखकर फू शुइंग ने आंखें सिकोड़ी। वो अचानक मेरे करीब आया और मोहक नजरों से मुझे देखने लगा। उसकी इस हरकत से मैं चौंक गई। मेरी आवाज में थोड़ी सावधानी थी। अब तुम क्या करना चाहते हो? वो ठंडी और गंभीर ब्यूटी कहाँ गई? उसकी आवाज में मजाक था। कहीं तुम फिर से कोई चाल तो नहीं चल रहे? मेरा राज खुलते ही मैं हड़बड़ा गई। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। वो धीरे से हंसा। उसकी आवाज में अब एक खतरा था। तुम ज्यादा सोच रही हो जियांग चेन। तुम झूठ बोलने में बहुत कच्ची हो। मैं असहज महसूस करने लगी। उसकी नजरों से बचने के लिए मैंने सिर मोड़ा। तभी अचानक दरवाजे पर चीख सुनाई दी। वो फू यी है और उसके साथ चेहरा बिगड़ा हुआ जियांग येबाई है। दोनों फटी आंखों से देख रहे थे, अपनी आंखें मलते हुए, जैसे उन्हें यकीन ही न हो रहा हो। फू यी का सिर चकराने लगा। मेरी वो खतरनाक और रसूखदार छोटी बुआ वाकई आज चेन को 12वीं मंजिल पर ले आई और उसे अपने बिस्तर पर सुलाया। और लिविंग रूम में बिखरे हुए ये कपड़े। कल क्या सच में बुआ को किसी ने नशा नहीं दिया? बुआ अपनी मर्जी से आज चेन के साथ थी? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। जरूर किसी ने बुआ को नशा दिया है, और वो भी बहुत तेज नशा। जियांग येबाई और परेशान हो गया। जियांग चेन ने फू शुइंग को पटा लिया। अब मेरा प्लान पूरी तरह फेल हो गया। जियांग परिवार में मेरी जगह अब खतरे में है। येबाई हिम्मत जुटाकर फू शुइंग के बिस्तर के पास गया। इतनी नजदीकी पकड़े जाने पर मैं शर्मिंदा था और झटके से उठ बैठा। जियांग येबाई ने हिम्मत जुटाई और फू शुइंग को खुश करने की कोशिश की। बुआ, बुआ, अगर आपको पसंद हो तो मुझे देखिए, मैं जियांग चेन से कहीं बेहतर हूँ। फू शुइंग का चेहरा सख्त हो गया। माहौल एकदम ठंडा पड़ गया। उसने साइड टेबल से एक बंदूक निकाली और बंदूक येबाई पर तान दी और शांति से कहा,
दफा हो जाओ। ये बाई बचपन से देश में पला था, उसने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। डर के मारे उसके पैर कांपे और वो गिर पड़ा। फू शुइंग ने बंदूक हिलाई। मैं भी डर गया था, मेरा शरीर कांप उठा। मैंने डर कर चेहरा फेर लिया। उसे मेरी हलचल महसूस हुई और उसने मेरी तरफ देखा। फू शुइंग ने दरवाजे पर खड़ी उस औरत को देखा। अभी तक अपने आदमी को नहीं ले गई। आंटी फू को तुरंत समझ आया। वो आगे बढ़ी और जियांग का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बाहर ले गईं। दोनों की परछाइयां ओझल हुईं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। फू शुइंग के हाथ में अब भी वो पिस्तौल थी। डर था कि कहीं गोली न चल जाए। मेरी उंगलियां हल्की सी कांपीं। फू शुइंग ने तुरंत बंदूक हटाई और उसे साइड टेबल में रख दिया। उसने धीरे से मेरे गालों को छुआ। मेरे तनावपूर्ण चेहरे को देखते हुए उसका दिल थोड़ा पिघल गया। फू शुइंग, मैंने धीमी आवाज में उसे पुकारा। उसे मेरा इस तरह नाम लेना पसंद नहीं था। उसके लिए यही सबसे बड़ी माफी थी। मुझे नहीं पता था कि सुबह सुबह उसका ऐसा मूड होगा, खासकर तब जब कल रात हम कई बार करीब आए थे। मैं पूरी तरह थक चुका था। मैं उठना चाहता था पर उसने मुझे रोक दिया। मुझे बस चुपचाप मानना पड़ा। मेरी हालत देख फू शुइंग हंस पड़ी। क्या हुआ, इतनी जल्दी हार मान ली? मैंने माथा सिकोड़ा। अब और परेशान मत करो। कल रात बहुत थकान हो गई थी। उसकी आंखों की चमक और बढ़ गई पर उसने जोर नहीं दिया। ठीक है, अब तुम्हें तंग नहीं करूंगी। फिर वो उठी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे नहाने के लिए बाथरूम ले गई। नहाने के बाद उसे डर था कि मैं बीमार न पड़ूं, इसलिए उसने मुझे एक ढीला कॉटन बाथरोब दिया। उसने मेरी तरफ देखा, गंभीर लहजे में कहा, जब असिस्टेंट कपड़े ले आएगा तब हम पहले कुछ खा लेंगे। मैंने सिर हिलाया पर मन ही मन सोच रहा था, वो इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सच में नहीं झेल पाऊंगा। फू शुइंग खुद किचन में काम करने लगी। मैं पास खड़ा देख रहा था। दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। वो बहुत ध्यान से खाना बना रही थी। उसकी वो ठंडी और गंभीर शख्सियत बिल्कुल बदल गई थी। मैं आगे बढ़ा और धीरे से उसके कंधे को थपथपाया। इतनी तकलीफ मत करो, नौकरों से बनवा लो। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मुस्कान थी। कोई बात नहीं, खुद के हाथ का बना ही असली होता है। मेरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा उसे दलिया बनाते देखता रहा। उस पल मेरा खालीपन जैसे भर गया हो। एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। अचानक मेरे मन में एक पागलपन भरा ख्याल आया। ऐसा लगा जैसे हम काफी समय से साथ रह रहे हों, पति पत्नी की तरह। काश फू शुइंग एक आम इंसान होती। मैं अपने ही ख्याल से डर गया। मैंने तुरंत अपनी जीभ काट ली ताकि दर्द से होश में आ सकूं। दलिया तैयार होने पर उसने पहले मुझे एक कटोरा दिया। जल्दी चखो, मैं पहली बार किसी के लिए कुछ बना रही हूँ। बताओ स्वाद कैसा है? मैंने उस सादे दलिये को नफरत से देखा। जब मैं नहीं हिला तो उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने इसे ठंडे पानी से हल्का किया है, अब गर्म नहीं है। मजबूरी में मैंने चम्मच उठाया और धीरे से एक निवाला लिया। चावल का स्वाद मुंह में फैल गया। उल्टी जैसा लग रहा है। मैंने उल्टी रोकने की पूरी कोशिश की और मुंह बनाकर उसे निगल लिया। मेरी तकलीफ देखकर उसने शक में अपना दलिया चखा। आखिर क्यों? उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। चम्मच रखकर उसने मुझे गौर से देखा। तुम? जैसे ही उसने देखा सब कुछ फिर धुंधला हो गया। हाँ, मुझे एनोरेक्सिया है। मैं एक अजीब इंसान हूँ। कर लो, नफरत करो मुझसे जैसे बाकी सबने किया। मुझे पागल कहो और फिर बेरहमी से छोड़ दो। मेरे ख्याल तुरंत अनाथालय पहुंच गए। तब वहां कुछ बड़े लोग थे जो मुझे गलत तरीके से छूते थे, जब तक कि मैंने एक कुत्ते की तरह मेरे चेहरे को छूने वाले को काट नहीं लिया। फिर किसी ने मुझे नहीं छुआ। बाकी बच्चों को पता नहीं था क्या हुआ। बस बड़ों ने कहा कि मेरा दिमाग खराब है और उन्होंने मुझे सताना शुरू किया। एक बड़े भाई थे जो मेरे आगे खड़े हो गए। दुखी होकर मेरी दुबली हालत देखी। अचेन इतना दुबला हो गया है, तुम्हारी वजह से खाना नहीं खा पा रहा। उन्होंने मेरे मुंह में बिस्किट डाला और प्यार से कहा, अचेन तुम बहुत दुबले हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मुझे उनकी बात याद रही। तब से मुझे लगा कि न खाने से ही लोग प्यार करेंगे। उस दिन के बाद मैंने जानबूझकर खाना कम किया। 12 साल बाद मैंने मुख्य भोजन नहीं छुआ। लंबे समय बाद भूख बढ़ती ही है। पहले मुझे पछतावा होता था, फिर मैंने उल्टी करना सीख लिया। कॉलेज के दोस्तों को लगा मैं पागल हूँ और सब मुझे छोड़ गए। अब फू शुइंग भी उन्हीं की तरह मुझे छोड़ देगी और मेरा मजाक उड़ाएगी। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी नजरें ठंडी और उदास हो गईं, पर उसने बेरुखी से मेरे सामने रखा दलिया उठाया, एक चम्मच भरकर मेरे मुंह के पास लाई। मुंह खोलो, मैंने जिद में मुंह फेर लिया। उसने जबरदस्ती वो चम्मच मेरे मुंह में डाल दिया। मैंने दांत भींच लिए। वो घबरा गई, पर फिर उसे मुझ पर तरस आया। उसे याद आया कि मैं अनाथालय में पला हूँ। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने एक गहरी सांस ली
और अपने आंसू रोक लिए, पर लहजा अब भी धमकी भरा था, अगर नहीं खाया तो मैं अपने मुंह से खिलाऊंगी। मेरी जिद आखिरकार थोड़ी कम हुई। उसने राहत की सांस ली, फिर एक चम्मच दलिया मेरे मुंह के पास लाई। लहजा अब लुभावना था। अच्छे बच्चे, मुंह खोलो। पर चावल की खुशबू आते ही मैंने फिर से मुंह बंद कर लिया। फूड च्युइंग की आवाज कांपने लगी। ठीक है, तुम्हें नहीं खाना है ना? अगले ही पल उसने दलिया मुंह में लिया और मुझे चूम लिया। चावल का स्वाद मेरे मुंह में फैल गया। मैंने उसे हटाने की कोशिश की, पर उसकी इस बेताबी को देखकर मुझे एक अजीब सी संतुष्टि महसूस हुई। उसने मेरी झिझक महसूस की। उसकी आंखों में हैरानी और दर्द दिखा। उसका लहजा नरम हो गया। ठीक से खाना खा लो, तो मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी। उसकी इस बात ने मुझे गुस्सा दिला दिया। मैंने हाथ मारकर कटोरा जमीन पर गिरा दिया। कटोरा चकनाचूर हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसकी ठंडी आंखों में गुस्सा था। आंखें लाल हो गईं। मैं अचानक होश में आया। मुझे उसके सीने की गोली याद आई। डर फैल गया मेरे पूरे शरीर में। वो अचानक ठंडी हंसी हंसी और बेरुखी से बोली, जियांग चेन, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा ही अच्छी रही है ना? मैंने अपना चेहरा फेर लिया, पर उसने मुझे जोर से चूम लिया। अब वो नरमी नहीं थी। मैं दंग रह गया। मैंने उसके साथ वैसा बर्ताव किया, फिर भी उसने मुझे किस किया। मेरे अंदर एक उत्तेजना जागी, चाहा कि वो और गहराई से चूमे। मैंने उसके गुस्से को प्यार समझा, सब कुछ स्वीकार कर लिया। मुझे उसकी ये जिद पसंद थी, उसका ये परवाह करना और उसका वो किस। मैंने धीरे से आंखें मूंद लीं। मेरा जवाब महसूस कर वो एक पल के लिए ठिठक गई, पर मेरा दिल खाली हो गया। उसे खुद को दूर करते देख मुझे थोड़ी निराशा हुई। उसे जरूर लगा होगा कि मैं पागल हूँ। दुखी मन से मैं खड़ा हुआ। मुझे घर जाना है, मम्मी पापा फिक्र करेंगे। तभी उसने मेरी तरफ देखा और मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे कमरे में खींच लिया। मैं मन ही मन हंसा। माहौल ऐसा हो गया है और उसे अब भी वो सब चाहिए। पर अगले ही पल उसने मुझे एक बैग दिया। मैं उसे बिना भाव के देखता रहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। तुम ऐसे ही घर तो नहीं जाओगे? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता देखें कि तुम्हारे बाथरोब के अंदर कुछ नहीं है? तब मुझे समझ आया, बैग में मेरे लिए कपड़े थे। मैंने बैग उठाया और बाथरूम में जाकर कपड़े बदल लिए। ये औरत वाकई अच्छी है, पर ये रिश्ता मंजूर नहीं। जिंदगी मेरे अपने बस में होनी चाहिए। वो मेरा हाथ थामकर लिफ्ट की ओर चली। जैसे ही हम नीचे पहुंचे, नौकरों ने झुककर सलाम किया। हमारे गुजरते ही उनकी उत्सुक नजरें हम पर टिक गईं। मिस फू, क्या वो सच में ईई के मंगेतर के साथ हैं? चाची ने भतीजी का मंगेतर छीन लिया। कितना रोमांचक है। मिस फू ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं ये सब बातें सुन रहा था और बिना किसी भाव के उसके साथ कार में बैठ गया। जब ड्राइवर ने हमारे लिए दरवाजा खोला तो उसकी आंखों का झटका साफ दिख रहा था। दरवाजा बंद हुआ और कार में सन्नाटा छा गया। मुझे लगा ये तनाव ऐसे ही रहेगा, लेकिन तभी फू शुइंग बोली, हालांकि सर्टिफिकेट विंटर सोल्स्टिस पर मिलेगा, पर हम सगाई की पार्टी पहले कर सकते हैं। वो दुनिया को बताना चाहती थी कि मैं फू शुइंग का आदमी हूँ। मैंने जल्दी से सिर हिलाया कि रहने देते हैं। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और मेरी तरफ देखा। जियांग चेन, क्या तुम मुझे मना करने के अलावा कुछ और भी कर सकते हो? उसे गुस्सा होते देख मैंने फौरन सफाई दी, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर दोस्तों को पता चला कि मेरी शादी तुमसे हुई है तो वो मुझे कोई अजूबा समझेंगे। मेरे मुंह से अचानक निकला कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। मुझे लाइमलाइट पसंद नहीं। ये बात उसे अच्छी लगी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कार रुकते ही मैं उतर गया और बिना पीछे देखे चल दिया। डर था कि वो मुझे रोक न ले। जैसे ही मैं हॉल में घुसा, जियांग यिबाई की आवाज गूंजी। मंगेतर की चाची के बिस्तर पर चढ़ गए और अब याद आई घर आने की। उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा। क्या हुआ? फू शुइंग ने इस्तेमाल करके तुम्हें फेंक दिया? मैं बस ऊपर जाकर होमवर्क करना चाहता हूँ, तुमसे उलझना नहीं। जैसे ही मैं उसके पास से हटा, जियांग यिबाई ने पीछे से मेरा कॉलर पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी कार में आने की? तुम बस दिखावा कर रहे हो, है ना? मैं मुड़ा और उसे झटक दिया। उसने हैरानी से मेरी तरफ उंगली उठाई। मैं पूरी तरह हैरान था। तभी अचानक मम्मी पापा ऊपर से नीचे आए, सब कुछ देखते हुए। माँ, जियांग चैंग मुझे परेशान कर रहा है, वो मुझे नकली कहकर चिढ़ा रहा है। ये सुनते ही मेरी माँ ने मुझे डांटना शुरू किया। हमें फू यी के साथ रिश्ता जोड़ना है, जल्दी से उससे माफी मांगो। मैं उस चीज के लिए माफी नहीं मांगूंगा जो मैंने नहीं की, बस करो। मैं वहां से मुड़कर चलने लगा। तभी पीछे से पापा की तेज आवाज आई, अपने माता पिता से ऐसे बात करते हो? शादी से पहले ही इतना घमंड आ गया? मैं रुक गया और उन्हें हैरानी से देखा। ऐसा पिता मुझे नहीं चाहिए। तभी मेरे दिमाग में फू शुइंग का चेहरा आया और मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अभी भी हंस रहा है? पापा की दहाड़ से मैं चौंक गया। उन्होंने मेरी तरफ उंगली उठाई और चिल्लाए, बदतमीज लड़के,
तुम अनाथालय में रहकर बिगड़ गए हो। जियांग परिवार को तुम जैसा बेटा कैसे मिला? अनाथालय शब्द सुनकर मेरा चेहरा सफेद पड़ गया, पर मैं हार मानने वाला नहीं था, बल्कि मैंने उनकी आंखों में आंखें डाली। अब मैं फू शुइंग का मंगेतर हूँ। मुझे नाराज करके आपको क्या मिलेगा? पापा दंग रह गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं बस हंसा, जैसे कह रहा हूँ तो क्या हुआ? गुस्से में उन्होंने टेबल से गोल्फ स्टिक उठाई और मेरी तरफ झपटे जब स्टिक मेरे सिर पर लगने वाली थी। रुकिए, पापा फिर से चिल्लाए। कौन है ये अंधा जिसने मुझे रोका? पर जैसे ही उन्होंने देखा कि कौन है, उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। हाथ छूटते ही स्टिक नीचे गिर गई। उसकी ठंडी नजरें मेरे पिता पर थीं। जियांग चेन मेरा मंगेतर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को छूने की? मेरे पिता के पैर कांपने लगे। वो सिर हिलाने लगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर उन्होंने मेरी तरफ मदद मांगी। अचेन, पापा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जल्दी मिस फू को समझाओ। मैंने ठंडी आह भरी, अनदेखा किया और ऊपर चला गया। तभी फू शुइंग के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई। स्टिक उसी को लगनी चाहिए था जिसे लगनी थी। इतना कहकर वो भी ऊपर चली गई। अगले ही पल नीचे से मेरे भाई जियांग येबाई की चीख आई। तब तक मैं कमरे में पहुंच चुका था। लैपटॉप खोला और मुश्किल गणित पढ़ने लगा। मैं परेशान होकर रफ पेपर पर कुछ लिख रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि कोई पीछे खड़ा है। अचानक एक हाथ मेरी गर्दन पर आया। मैं डर कर झटके से पीछे मुड़ा और एकदम से उछल पड़ा। फू शुइंग, तुम अभी तक गई नहीं? उसने मेरा लैपटॉप बंद कर दिया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे कान लाल हो गए। तुम बेशर्म हो। मेरी हालत देखकर वो और भी मुस्कुराई। उसका कोमल हाथ मेरी गर्दन पर था। एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैंने अनजाने में पीछे देखा, मेज के पास वाली खिड़की की ओर। मैं एकदम चौंक गया। सामने वाली खिड़की में कोई परछाई हिल रही थी। मैं घबराकर उसकी तरफ देखा। मेरी आवाज लड़खड़ाने लगी। सामने कोई है? और मम्मी पापा अभी नीचे ही हैं। पर वो मेरे और करीब आ गई। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर थीं, एक हल्की सी मदहोश करने वाली खुशबू के साथ। जियांग चेन, कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे नाराज मत करो, जल्दी करो। मैं थोड़ा रुका और उसके कान के पास झुककर धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी नजरें धुंधलाने लगीं। आज चेन, मेरा नाम पुकारो। मेरा दिल धड़क उठा और मैं चुप रहा। नहीं बोलोगे? अगले ही पल वो बेकाबू हो गई और उसने मेरे होठों को चूम लिया। एक कामुक लहजे में उसने धीरे से पूछा, आज चेन, क्या तुम्हें मेरा ऐसा करना पसंद है? मेरे कान लाल हो गए। मैंने तुरंत मना किया, नहीं, बकवास मत करो। पर उसके हंसने की आवाज आई और उसने धीरे से कहा, छोटे परवर्ट। मेरा पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। कान बुरी तरह जल रहे थे, पर मेरे होठों पर एक मुस्कान थी। उधर दरवाजे के बाहर जियांग येबाई का चेहरा गुस्से से काला था। पूरे 2 घंटे हो चुके थे। वो गुस्से में जल रहा था, अपनी मंगेतर के बारे में सोचकर। उसे बहुत घुटन महसूस हो रही थी। उसने फोन निकाला और उस हॉट डांस टीचर को एक मैसेज भेजा, बीबी, रात को मेरे घर आना, मैं दरवाजा खोलूंगा। कमरे में मुझे अचानक याद आया कि होमवर्क अभी बाकी है, कल क्लास से पहले जमा करना है। मैं जल्दी से मेज पर बैठ गया। फू शुइन धीरे से हंसी। वो मेरे पास आकर बैठी। उसने वो मुड़ा तुड़ा कागज उठाया और मुझे हवा करने लगी। आवाज में चिंता थी। अचेन, क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो? मैं बस थोड़ा मुस्कुराया, पर कुछ नहीं बोला। लेकिन मेरी खामोशी उसे पूरी तरह चिढ़ा गई। बोलो, पसंद करते हो या नहीं? मेरी मुस्कान और गहरी हो गई और मैंने धीरे से उसका चेहरा छुआ। लगता है वो फिर बेकाबू हो गई। वाकई उसकी सांसें तेज थीं। अगले ही पल उसकी आंखें लाल हुईं, आवाज कांपने लगी। कहो कि पसंद करते हो, वो लगभग चिल्लाकर बोली। मैं खुद को रोक नहीं पाया। उस निशान को धीरे से छुआ और प्यार से एक नाम पुकारा, शुए। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे सामान्य हुईं। वो जैसे किसी बात से डरी थी। एक गहरी सांस ली, चेहरा उतर गया। सॉरी, मैं अभी बहुत सख्त थी। क्या तुम डर गए? मैंने आंखें खोलकर उसे देखा और सिर हिलाया। कोई बात नहीं। फिर मैंने उसका चेहरा थाम लिया और उसे चूम लिया, पूरे 3 सेकंड तक। जब मैंने होमवर्क पूरा करने की बात की, तब वो मुश्किल से अलग हुई, पर वो शांत नहीं रही। जब मैं लिख रहा था, वो मेरे गाल खींचने लगी। मैंने ध्यान नहीं दिया तो वो फिर से मेरे गालों को सहलाने लगी। आखिरकार मैंने चिढ़कर उसे देखा, जैसे कोई डरा हुआ खरगोश हो। उसका दिल पिघल गया और वो फिर करीब आई, मेरे गाल पर एक छोटा सा किस किया और ठुड्डी मेरे कंधे पर रख ली। क्या बात है? काफी देर तक उसने मेरा हाथ पकड़ा रहा और रफ पेपर पर धीरे से लिखा, ध्यान से देखो, लिख कर आराम करना, मानना पड़ेगा। फू शुइंग वाकई कमाल है।
उसके समझाने से मुझे जल्दी समझ आ गया। वो सवाल जो समझ नहीं आ रहा था, मैंने अभी जवाब सबमिट किया। अभी कंप्यूटर बंद भी नहीं किया था कि उसने झटके से लैपटॉप बंद कर दिया। मिस, इससे कंप्यूटर खराब हो जाएगा। पर उसने मेरी ठुड्डी ऊपर उठाई चुलबुले अंदाज में। तुम मुझसे शादी करने वाले हो, एक कंप्यूटर की क्या बात है। मैं मन ही मन हंसा। तुम्हारे साथ कौन शादी करेगा? उसने मेरी बात भांप ली। उसके नरम होंठ मेरे चेहरे को छू गए। मैं अनजाने में पीछे हटा, पर वो सीधे मेरी बाहों में गिर गई। तो बताओ, क्या तुम वाकई मुझे पसंद करते हो? मैंने मुंह फेर लिया और जवाब नहीं दिया, पर अचानक उसकी आवाज तेज हो गई। जल्दी बोलो। मैं हैरान रह गया। प्लीज मिस, हम कल ही तो मिले हैं। पर वो अचानक नाराज हो गई। जियांग चेन, हम 2 महीने पहले मिले थे, मैनर के स्टडी रूम में। स्टडी रूम? मेरी यादें 2 महीने पीछे चली गईं। जब मैंने पहली बार फू शुइंग को देखा था, तब पापा मुझे फू परिवार के बड़ों से मिलवा रहे थे और फू शुइंग डेस्क पर बैठी थी। चेहरा एकदम शांत था, पर उसमें एक अजीब सी दूरी थी। पापा मुझे उसके पास ले जाने से डरे और मुझे मेरी मंगेतर फूई के पास भेज दिया। पर जैसे ही मैं यी के कमरे पर पहुंचा, मैंने उसे जियांग यिबाई के साथ देखा। मैं चुपचाप गार्डन में छिप गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक सुकून भरी जिंदगी मिल जाए। किसी से भी शादी कर लूं, अनाथालय से तो बेहतर ही होगा। मेरे पास चुनने का हक ही नहीं था। पर आधे घंटे बाद ही मेरे पिता का अचानक फोन आया। उत्साहित होने के बजाय पता चला कि फू शुइंग ने काम खत्म किया और खिड़की के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। पिताजी को लगा कि यह किस्मत का मौका है। उन्होंने मुझे तुरंत ऊपर बुलाया। मेरा दिल धक से रह गया। मैं अभी गिरा था, पैंट पर गंदगी लगी थी। सुना है उसने किसी को मारा है और हमेशा बंदूक रखती है। क्या वो मुझे गोली मार देगी? मैं धीरे धीरे स्टडी रूम तक पहुंचा। पिताजी ने मुझे घबराया हुआ देखा और धीरे से मुझे डरपोक कहा। फिर मुझे खींचकर फू शुइंग के सामने खड़ा कर दिया। वो रोशनी के सामने थी, एक बेदाग परी जैसी। मैंने सिर झुका लिया। हिम्मत नहीं थी। अगले ही पल पिताजी ने मेरी बांह जोर से दबाई। बदतमीज लड़के, अभिवादन करो। मैंने उसे जल्दी से देखा और फिर तुरंत सिर झुका लिया। फू, मिस फू। पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। एकदम सन्नाटा छा गया, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे पछतावा हुआ कि कपड़े नहीं बदले और सीधे उससे मिलने आ गया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके होंठों पर मुस्कान थी। आखिरकार पिताजी ने मुस्कुराते हुए मुझे बाहर ले जाया। मैं पसीने से तरबतर था। मैंने डरते हुए पिताजी से पूछा, क्या मैंने मिस फू को नाराज कर दिया? पिताजी ने आह भरी। उसने तुम्हें बाहर नहीं निकाला, इसका मतलब उसने तुम्हें स्वीकार कर लिया। अब तुम्हें फू परिवार का अच्छा दामाद बनना होगा। ये सुनकर तब जाकर मैंने चैन की सांस ली। उसके बारे में मेरी यही राय थी, सिर्फ डर और घबराहट। पर मैंने सोचा भी नहीं था कि 2 महीने बाद मैं इस औरत से शादी करने वाला हूँ। ये सब बहुत अजीब था। मैंने खुद को संभाला, उसकी आंखों में देखा और झूठ बोल दिया। 2 महीने पहले की बात मुझे याद नहीं। जैसे ही मैंने कहा, माहौल एकदम ठंडा पड़ गया। उसका गुस्सा डरावना था। उसका छोटा सा चेहरा गुस्से से फूल गया। नजरें फिर वैसी ही खूंखार हो गईं। आधा इंसान, आधा शेर। मेरे दिमाग में बस यही बात थी। अब भागना मुमकिन नहीं था, बस उसे मनाना होगा। जब तक उसका शौक खत्म न हो, तब तक मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मैंने उसके माथे को चूमा। वो जानती थी कि मैं बस दिखावा कर रहा हूँ, फिर भी वो मान गई। तभी मेरी नजर दरवाजे की तरफ गई। वहां कोई खड़ा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जियांग यिबाई थी। उसकी जलन और गुस्से भरी आंखें हमें घूर रही थीं। वो कब से खड़ी थी? मेरा उसे खुश करने का तरीका उसने सब देख लिया था। मेरा मन किया कि मैं कहीं छुप जाऊं, पर अगले ही पल एक खूबसूरत औरत उसके पास आई और उसे लेकर चली गई। वो औरत हुई यिन नहीं थी। तभी बगल से कुछ अजीब आवाजें आईं। हमने एक दूसरे को देखा और धीरे से हंस पड़े। आधे घंटे बाद बगल में सन्नाटा छा गया। मैं भी पूरी तरह थक चुका था। उसकी इस जिद से मुझे एक अजीब सी संतुष्टि महसूस हुई, पर मैं तुरंत होश में आया। जल्द ही वो मुझसे बोर हो जाएगी। मुझे इस प्रोसेस को तेज करना होगा। औरतें सबसे जल्दी बोर होती हैं, उन मर्दों से जो जरूरत से ज्यादा खुशामद करें। इसलिए मैं जोर से चिल्लाया, शुइंग, फू शुइंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो अचानक ठिठक गई और अगले ही पल मुझे घूरने लगी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। सच में? मैंने सोचा अब नाटक पूरा ही कर लूं और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वो पूरी तरह पिघल गई। उसकी आवाज में पहले जैसी सच्चाई थी। चैन, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मुझसे झूठ मत बोलना और बस दिखावा भी मत करना। जिंदगी भर मेरे साथ रहना, ठीक है? मैं कुछ पल के लिए खो गया। मुझे लगा ये बस जज्बात का असर है, तो मैंने उसकी बात मान ली। ठीक है, उम्र भर सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा।
वो मुझसे और करीब आ गई और बस ऐसे ही उसे बाहों में लिए मैं सो गया। अगली सुबह जैसे ही अलार्म बजा मैं तुरंत उठ गया। 10 बजे क्लास थी, देर नहीं करनी थी। फू शुइंग अभी भी सो रही थी। उसका वो रूखा चेहरा अब बहुत मासूम लग रहा था। होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, इतनी कोमल कि यकीन न आए कि ये वही लड़की है। मैंने जल्दी से कपड़े बदले, अपना बैग उठाया और आखिरी बार उसे देखा। दिल में एक हल्की सी तड़प महसूस हुई जिसे मैंने तुरंत दबा दिया और तेजी से वहां से निकल गया। वो मुझसे बहुत अच्छी थी, पर मेरा अपना रास्ता अलग था। मैं किसी बंधन में नहीं बंधना चाहता था। उसी समय धूप तेज होती गई, जिससे फू शुइंग की आंखें धीरे से खुलीं। उसने अनजाने में हाथ बढ़ाया। पास में कोई नहीं था। दिल अचानक खाली सा लगा। एक अजीब सी उदासी छा गई। इन सालों में शुइंग ने अपने दिल को रूखेपन से छिपाया, पर असल में वो प्यार का भूखा था। कल रात मेरे आई लव यू कहने तक, तभी उसके बरसों से ठंडे दिल को वाकई सुकून मिला। वो उठकर बाथरूम में गया। वहां टूथब्रश का एक नया सेट रखा था। उसकी नजर गुलाबी खरगोश वाले ब्रश पर पड़ी। उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान आई। वो जानता था कि ये मैंने उसके लिए लिया है। उसने वो ब्रश उठाया, पेस्ट लगाया और खरगोश वाले गिलास से पानी लिया। गिलास को धीरे से छूते हुए उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने आंखें मूंदी। कल रात की यादें दिमाग में आईं। दिल थोड़ा बेचैन हुआ। उसने खुद को संभाला। तैयार होने के बाद तौलिया धोकर वापस टांग दिया। उसने धीरे से सिर हिलाया और खुद पर हंसा। एक आदमी की वजह से मैं इतना बदल गया। तभी उसे याद आया, वो अचेन को अंगूठी दिलाने आया था, पर उसने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट जियांग गोल्फ स्टिक लेकर उस पर हमला करने वाले थे। उस पल वो वाकई बहुत गुस्से में था, पर अचेन के अनाथालय के बचपन और प्यार की जरूरत को सोचकर उसने गुस्सा दबाया। फिर कल रात जब मैंने प्यार जताया तो उसे लगा कि अब हमारा अपना एक घर होना चाहिए। उसने ऑफिस न जाने का फैसला किया। पहले मुझे ढूंढना और अंगूठी दिलाना जरूरी था, पर नीचे उतरते ही उसने देखा कि मेरे माता पिता दरबान की तरह आदर से खड़े थे। चेहरे पर चापलूसी वाली मुस्कान थी। मिस फू, आपका नाश्ता तैयार है। उसे यह सब बुरा लगा, पर मेरी खातिर एक सैंडविच उठाया और चला गया। पीछे मेरे माता पिता उसे झुककर सलाम कर रहे थे। अलविदा मिस फू, फिर जरूर आइएगा। बाहर ड्राइवर नई गाड़ी लेकर तैयार था। दरवाजे पर चुपचाप इंतजार करो, तनख्वाह 3 गुना मिलेगी। ड्राइवर तुरंत जाग गया। शुक्रिया मिस फू। अगला आदेश था कि गाड़ी मेरे स्कूल ले चले। सुबह स्पोर्ट्स क्लास थी। मुझे बास्केटबॉल क्लास में डाला गया, पर मुसीबत तो ये थी कि टीचर मुझे क्लास परफॉर्मेंस की रिहर्सल में घसीट लाए और मेरा पार्टनर थी हमारी क्लास की मॉनिटर झो शान शान। उसे मेरे घुटने का सहारा लेना था, मेरा हाथ पकड़कर पास के ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना था। हम दोनों रोबोट की तरह बिना किसी इमोशन के थे। टीचर को गुस्सा आ गया। उन्होंने रिहर्सल रोकी और हमें आमने सामने खड़ा किया। तुम दोनों बस ऐसे ही 3 मिनट तक एक दूसरे को देखो, पहले आपस में तालमेल बिठाओ। पूरी क्लास ठहाके मारकर हंसने लगी। जैसे ही मैंने शान शान को देखा, मैं भी हंस पड़ा। टीचर बहुत चिढ़ गई। हम जितना रोकने की कोशिश करते उतनी हंसी आती, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि बाहर एक रोल्स रॉयस चुपचाप खड़ी थी। पीछे की सीट से फू शुइंग मुझे घूर रही थी। उसने मुझे दूसरी लड़की की मदद करते देखा और फिर हमें साथ में हंसते देखा। उस पल वो गुस्से से कांप रही थी। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा और सख्त था। जब मैं मजे से हंस रहा था, तभी मुझे एक ठंडी नजर महसूस हुई। मैंने झट से उस तरफ देखा। जैसे ही हमारी नजरें मिली, मेरे चेहरे की हंसी गायब हो गई। फू शुइंग वो गाड़ी में थी। अगले ही पल उसने एक बंदूक निकाली। बंदूक की नली सीधे शान शान की तरफ थी। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ। मैं तुरंत शान शान के आगे आ गया और उसे चेतावनी भरी नजर से देखा, पर वो बस ठंडी हंसी हंसी। वो इस बात से नाराज थी कि मैं दूसरी लड़की को बचा रहा हूँ। सोचने का वक्त नहीं था। मैं तेजी से भागा और दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। बंदूक अभी भी बाहर की तरफ थी। मेरी आवाज कांप रही थी, फू शुयुन, बंदूक नीचे रखो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे घूरती रही। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने धीरे से उसकी कलाई पकड़ी ताकि बंदूक नीचे कर सकूं। मैंने मिन्नतें करते हुए धीमे से पुकारा, बीवी, पर उसने बंदूक के पिछले हिस्से से मेरी ठुड्डी दबाई। उसकी ठंडक के साथ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बीवी कहने की? वो ठंडी छुअन मेरी त्वचा को छू रही थी। डर के मारे मेरी सांसें कांपने लगीं। फू शुयुन, मुझसे गलती हो गई, सच में गलती हो गई। तुम पहले शांत हो जाओ। भगवान जाने मेरी गलती क्या थी, पर अभी उसे शांत करना जरूरी था। पर वो और ज्यादा भड़क गई। मेरा मंगेतर किसी और औरत के इतना करीब है, मैं शांत कैसे रहूं? उसने बंदूक एक तरफ रखी और सीधे मेरी गोद में बैठ गई। उसके अंदाज में गुस्सा और दबदबा था। मैं घबरा गया। यहाँ नहीं,
बाहर मेरे क्लासमेट्स हैं। प्लीज, मैं बस अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ, शांति से ग्रेजुएट होना चाहता हूँ और एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता हूँ। पर फू शुयुन के आने से मेरा सारा सुकून छिन गया। मुझे लगा जैसे मेरा आत्मसम्मान कुचल दिया गया हो। वो धीरे धीरे मेरे करीब आई। मेरा गला सूख गया था। फू शुयुन, मुझे छोड़ दो बस। उसकी आवाज ठंडी और कांपती हुई थी। एक बार फिर कहो। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक एक शब्द साफ कहा। मुझे सगाई तोड़नी है। ये प्यार नहीं है, यह एक बंधन है। दम घोट देने वाला साथी था। अंधेरा छा गया और मेरा दिल भी डूब गया। मेरा दिल धीरे धीरे ठंडा पड़ा। सब्र का बांध टूट गया। फू शुइंग, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। मैं खाली नजरों से बाहर देखने लगा। तभी उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। अगले ही पल मेरी पीठ पर एक गर्म बूंद गिरी। मैं दंग रह गया। फू शुइंग रो रही थी। मैंने शक से आंखें सिकोड़ी। लगा कि शायद मेरा वहम है, पर मैं साफ महसूस कर सकता था कि वो आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे तोड़ दिया था। उसका दिल धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। आंखों की चमक भी खो गई थी। वो एक बेबस बच्चे की तरह सिसक रही थी और मुझे बस थकान महसूस हो रही थी। वो मेरे साथ घर बसाना चाहती थी, पूरी जिंदगी साथ बिताना चाहती थी, पर मैं तो बस भागना चाहता था। क्या मेरी गलती थी या वो जरूरत से ज्यादा जिद्दी थी? उसने मुझे कसकर पकड़ा हुआ था। मैंने उसकी आंखों में देखा। कल रात वाली वो थोड़ी सी नरमी अब बहुत मजाक लग रही थी। आज चेन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती और कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने हाथ जोड़ लिए। संघर्ष छोड़ दिया। क्या भगवान ने मुझे बनाया सिर्फ इसलिए कि मैं ये सब दुख सहूं? तभी फू शुइंग की आवाज शांत हो गई। उसमें एक तरह की मिन्नत थी। चेन, मैं तुम्हें अंगूठी दिलाने ले चलती हूँ। अब और मत लड़ो, अलग मत हो, ठीक है ना? मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसकी ऐसी जिद और पागलपन को क्या प्यार कह सकते हैं? सिर्फ एक रात का साथ, और इसे प्यार कहती है। अगर प्यार इतना आसान होता तो पिछले 20 सालों में मुझे प्यार क्यों नहीं मिला? यहाँ तक कि मेरे माता पिता ने भी मुझे कभी दिल से नहीं चाहा। मेरा दिल पूरी तरह पत्थर हो चुका था। तभी मेरे मन में एक शरारत सूझी। मैं देखना चाहता हूँ कि यह औरत मेरे पीछे कब तक पागल रहती है। मैंने अपना गला साफ किया। मेरी आंखें गहरी थीं और बस एक शब्द कहा, ठीक है। वो एकदम ठिठक गई। साफ दिख रहा था कि वो हैरान है। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में यकीन न कर पाने वाली हैरानी थी। मैंने उसकी तरफ एक फीकी मुस्कान दी जिसमें सिर्फ तंज था। सच में? वो तुरंत मेरे इस झूठे जाल में फंस गई। अक्ल कह रही थी कि ये सच नहीं है, पर फिर भी उसने यकीन करना चुना। ड्राइवर सब समझ गया। गाड़ी तुरंत एक हाई एंड ज्वेलरी शॉप की ओर चल दी।